हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नरेटिव्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था थीसिस का फ्रंट पेज, टेबल ऑफ कंटेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 को देखने वाले हैं, जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट है। आप कोई भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, कुछ बातें आपको ध्यान में रखना होगा अगर आप इंट्रोडक्शन चैप्टर लिखोगे तो। कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है। फर्स्ट बात तो ये है, ठीक है, कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है, नहीं तो लास्ट में जब आप प्लेगरिज्म के लिए दोगे आपका रिसर्च, तो फिर वहाँ पे परसेंटेज बहुत हाई आएगा, ठीक है। और ये एक फर्स्ट चैप्टर है और एक सेकंड चैप्टर लिटरेचर रिव्यू का है। ये दो ही चैप्टर ऐसा है जो कि आपको बहुत ध्यान से लिखना है और फिर कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो ये दो चैप्टर के ऊपर ही मेनली आपका प्लेगरिज्म डिपेंड करता है, ठीक है। कि आप कहीं से डायरेक्टली अगर कॉपी कर रहे हो और फिर कुछ भी वेरिएशन नहीं कर रहे हो, तो फिर प्लेगरिज्म आपका ज़्यादा आएगा स्टडी का। Now I am going to share some tips for writing introduction chapter. Okay, so आप आपके रिसर्च टॉपिक के अकॉर्डिंग बहुत सारे जगह से कंटेंट सर्च करोगे। पहले तो कोई भी वेबसाइट हो गया, कोई भी प्रीवियस रिसर्च पेपर हो गया। ओके, आप रिसर्च गेट वेबसाइट से सर्च कर सकते हो, पबमेड से सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आपके टॉपिक के ऊपर जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है, आपको डायरेक्टली वो कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ओके, आपको पैराफ्रेज करके वो लिखना है। मतलब आपको अगर लग रहा है कि ये सेंटेंस आपके टॉपिक के ऊपर पूरा जा रहा है, फिट बैठ रहा है, तो फिर आप उसको पैराफ्रेज करके लिख सकते हो। मतलब कुछ वर्ड्स का सिनोनिम आप यूज़ कर सकते हो एज इट इज़, वो पेस्ट ना करके। ओके, सिनोनिम्स आप यूज़ कर सकते हो। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जो है वो आप थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा वेरिएशन करके लिख सकते हो। और फिर अगर आप देख रहे हो कि एक ही सेंटेंस में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, तो फिर आप उसको स्टेप बाय स्टेप सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो पहला हो गया पैराफ्रेज। नेक्स्ट आप सिंपल एक्सप्लेनेशन खुद के जो लैंग्वेज में है, सिंपल इंग्लिश में आप लिख सकते हो। तो नेक्स्ट हो गया सिंपल एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट रेफरेंस। ओके, सो अगर आपको कोई कोटेशन मिल रहा है या फिर कोई स्टैटिस्टिकल डेटा मिल रहा है रिसेंट स्टडीज़ में, जो कि आप कोट करना चाहते हो अपनी स्टडी के लिए, तो फिर आप वो लिख सकते हो। बट आपको प्रॉपर रेफरेंस देना पड़ेगा बिब्लियोग्राफी में। ओके, कि मैंने इस साइट से ये कोटेशन उठाया है या फिर इस ऑथर की बुक से ये लिखा है, तो फिर आपका प्लेगरिज्म का जो चांसेस है वो कम हो जाता है। तो आपको प्रॉपरली रेफरेंस देना पड़ेगा कि आप कहाँ से ले रहे हो। अगर आप उस कोटेशन को चेंज नहीं कर सकते हो, ज़्यादातर मतलब इस केस में होता है कि कोई भी डेटा है रिसेंट स्टडीज़ का, तो उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। जो भी कंक्लूजन निकला है कोई भी स्टडीज़ का, उसको आप नहीं चेंज कर सकते, उसको आपको एज इट इज़ लिखना पड़ता है। तो फिर उस केस में क्या होगा, आप रेफरेंस दोगे स्टडी का। और लास्ट पॉइंट है कि एक्टिव वॉइस में आपको लिखना है, ठीक है। मतलब पैसिव वॉइस आपको अवॉइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा लाइन है पैसिव वॉइस में, जैसे कि द डेटा इज़ बिन कलेक्टेड, तो आपको ऐसा नहीं लिखना है। आपको लिखना है कि आई हैव कलेक्टेड द डेटा, और फिर वी हैव कलेक्टेड द डेटा। ओके, सो दिस इज़ पेज नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 1। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। ये जो कंटेंट है, ये बहुत सारे वेबसाइट, बुक्स से सर्च करके लिखा गया है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन मतलब चैप्टर 1 में जो आता है वो है बैकग्राउंड ऑफ स्टडी। ओके, सो बैकग्राउंड ऑफ स्टडी में क्या लिखना है। बैकग्राउंड ऑफ स्टडी में आपको आपके जो टॉपिक है रिसर्च का, उसका एक ब्रॉड ओवरव्यू देना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि कैसे कैसे हैंड हाइजीन का जो कॉन्सेप्ट है वो इवॉल्व हुआ है, कहाँ से वो आया, पहले कैसे होता था, अभी क्या सिनारियो है, तो मैंने ये सब लिखा हुआ है इस पर। बैकग्राउंड ऑफ स्टडी में मैंने कुछ कमिटीज़ के बारे में लिखा है। WHO ने जो गाइडलाइंस लॉन्च किया था उसके बारे में मैंने लिखा है। नेक्स्ट लिखना पड़ता है नीड फॉर स्टडी। ओके, सो नीड फॉर स्टडी में आपको क्लियरली स्टेट करना पड़ता है कि वाई यू आर डूइंग दिस रिसर्च, वाई हैव यू चोजन दिस टॉपिक। ओके, सो क्या गैप है अभी उस नॉलेज का जो आप फिलअप करना चाहते हो, और फिर आपका स्टडी क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वो सब लिखना पड़ता है नीड ऑफ स्टडी के अंदर। ओके, सो हियर आई हैव जस्टिफाइड व्हाई माय स्टडी इज़ सो इम्पॉर्टेंट। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओवर 1.5 मिलियन चिल्ड्रन अंडर 5 डाई ईच ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ डायरिया, सो इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय द हैंड वॉशिंग टेक्निक। ओके, और उसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है, बस एक सोप चाहिए और वाटर चाहिए, ठीक है। और फिर इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग का भी नीड नहीं है। तो फिर अगर ये प्रिवेंटिव मेजर्स हम अप्लाई कर सकें, तो फिर बहुत सारे डेथ्स को हम रोक सकते हैं। ओके, और फिर डायरियल डिजीज़ को भी हम रोक सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का मौत होता है। तो इस तरीके से मैंने नीड ऑफ स्टडी को डिफ़ाइन किया है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इसलिए मेरा स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है और करने के लिए ज़रूरत है। नीड ऑफ स्टडी लिखने के बाद
चैप्टर 1 में नेक्स्ट लिखना पड़ता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है एज इट इज़ वो लिखना पड़ता है। स्टडी टू असेस नॉलेज ऑफ हैंड हाइजीन प्रैक्टिस अमंग सेकेंडरी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन सिलेक्टेड स्कूल्स ऑफ पुणे सिटी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हमको लिखना पड़ता है। ओके, तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो भी हम फॉर्मुलेट करते हैं, एक कर सकते हैं, 2 या 3 भी हम कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमारे रिसर्च के जैसा भी नीड है वैसा। तो ये रिसर्चर के हाथ में होता है कि ऑब्जेक्टिव क्या रखें रिसर्च का। और ये जो ऑब्जेक्टिव हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है इसी का रिजल्ट निकालने के लिए हम करते हैं। ओके, तो अगर फर्स्ट जो पॉइंट है उसका रिजल्ट निकालने के लिए हम एनालिसिस करेंगे, सेकंड जो पॉइंट है उसका रिजल्ट निकालने के लिए हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है, डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर वैसा ही एनालिसिस करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स है उसका हमको आंसर मिले, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने वाली हूँ और आप प्रीवियस वीडियो में जाके जो एब्स्ट्रैक्ट पार्ट है वहाँ पे कंक्लूजन देखना। मैंने कंक्लूजन में जो रिज़ल्ट है वहाँ पे ऐसा ही लिख के रखा है कि ये जो ऑब्जेक्टिव है उसका ही आंसर आपको वहाँ पे मिलेगा। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऐसा है, टू डिटरमाइन द नॉलेज ऑफ हैंड हाइजीन प्रैक्टिस अमंग सेकेंडरी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। तो एट द एंड ऑफ माई स्टडी मैंने नॉलेज को असेस किया, ठीक है, मैंने डिटरमाइन किया नॉलेज को, तो मुझे परसेंटेज मिला, इतना पुअर है, इतना परसेंट को गुड नॉलेज है। ओके, नेक्स्ट क्या है रिसर्च ऑब्जेक्टिव, टू एसोसिएट द नॉलेज विथ सिलेक्टेड डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। तो पहले के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हमने क्या लिया था, फादर और मदर का एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, ठीक है, उसके साथ जो भी नॉलेज है स्टूडेंट्स का उसका कोई भी लिंक है या नहीं, कोई भी एसोसिएशन है या नहीं, ठीक है। तो हमको एट द एंड क्या मिला था, कोई भी एसोसिएशन नहीं है, हमारे स्टडी में ऐसा ही रिजल्ट आया था, ठीक है। तो कौन से बेसिस में हमको आंसर को ढूंढ रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके बेसिस में। ओके, तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है हो गया वो टू डिटरमाइन नॉलेज ऑफ हैंड हाइजीन प्रैक्टिस अमंग सेकेंडरी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। सेकंड ऑब्जेक्टिव हमने रखा टू एसोसिएट द नॉलेज विद सिलेक्टेड डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है यहाँ पे तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। नेक्स्ट आपको लिखना पड़ेगा ऑपरेशनल डेफिनेशंस। ओके, तो आपको ईच जो टर्म है उसको डिफाइन करना है एज अ रिसर्चर। आपने जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया है उसका जो ईच टर्म है उसको खुद के हिसाब से आपको डेफिनेशन देना है, मतलब आपको स्पेसिफाई करना है कि एक कॉन्सेप्ट को आप कैसे मेजर कर रहे हो। ओके, तो ऑपरेशनल डेफिनेशन मतलब स्पेसिफाइंग हाउ अ कॉन्सेप्ट इज़ मेजर्ड, मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको कॉन्क्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन, आपने यहाँ पे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा है वहाँ पे चिल्ड्रन का जिक्र है, तो चिल्ड्रन कोई भी हो सकता है, ठीक है, आप कोई भी एज ग्रुप को चिल्ड्रन बोल सकते हो, लेकिन आपके रिसर्च पे आप कौन से ग्रुप को चिल्ड्रन मान रहे हो वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आपको पहले असेस का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, फिर है नॉलेज का डेफिनेशन। आपकी स्टडी में नॉलेज का क्या डेफिनेशन है, नॉलेज ये जो वर्ड है बहुत ही वास्ट एक कॉन्सेप्ट है, तो आपको कॉन्क्रीट लिखना पड़ेगा आप क्या मीन कर रहे हो, नॉलेज मतलब क्या। सो यहाँ पे चिल्ड्रन मतलब आपने क्या डिफाइन किया, इन दिस स्टडी चिल्ड्रन रिफर्स हु बिलोंग टू द एज ग्रुप ऑफ 10 to 13 ईयर्स। तो रिसर्च के लास्ट तक आपको ये याद रखना पड़ेगा और ये ही दिमाग में रख के आपको रिसर्च को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर रिसर्च है, तो रिसर्चर इसमें चाहता है कि चिल्ड्रन जो है वो 10 to 13 ईयर्स का ही बच्चा है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हैंड हाइजीन प्रैक्टिस, ठीक है। आप क्या डिफ़र कर रहे हो हैंड हाइजीन प्रैक्टिस मतलब, बहुत सारे हैंड हाइजीन प्रैक्टिस हो सकता है, मेडिकल हो सकता है, सर्जिकल हो सकता है, ठीक है, बट आपके रिसर्च में हैंड हाइजीन प्रैक्टिस मतलब क्या। इसमें आप ऐसा लिख सकते हो कि सोप एंड वाटर यूज़ करके मिनिमम 15 सेकेंड्स अगर हैंड वॉश कर रहे हो तो वो आप हैंड हाइजीन मान रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आपको लिखना पड़ेगा एजम्पशन। ओके, आपको एक अजम्पशन लेके स्टडी को स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अजम्पशन क्या लोगे, सेकेंडरी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन मे हैव सम नॉलेज रिगार्डिंग हैंड हाइजीन प्रैक्टिस। आप कोई भी स्टडी कर रहे हो, कोई भी आपका टॉपिक रहने दो, आपको थोड़ा सा कोई भी अजम्पशन लेके ही स्टडी को स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप अज्यूम कर रहे हो कि ये जो 10 to 13 ईयर्स के चिल्ड्रन है उसमें थोड़ा सा तो हैंड हाइजीन प्रैक्टिस का नॉलेज रहेगा, ठीक है। बट आप ये जो चीज़ है आप एक न्यू बॉर्न में एप्लीकेबल नहीं कर सकते, कि आप ऐसा अजम्पशन नहीं कर सकते कि एक न्यू बॉर्न को ऐसा ये जो हैंड हाइजीन प्रैक्टिस है उसका नॉलेज होगा, ठीक है। तो फिर आपका अजम्पशन थोड़ा सा वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो आप अजम्पशन कर रहे हो कि ये जो हैंड हाइजीन नॉलेज है वो चिल्ड्रन में है जो कि 10 to 13 ईयर्स के एज में है, ठीक है। तो ही आप स्टडी को आगे बढ़ा रहे हो, तो ही आप उनको क्वेश्चन दोगे और वो लोग आंसर करेंगे उसका। अगर आप एक न्यू बॉर्न को दोगे या फिर इन्फेंट को दोगे, ऑब्वियस ही बात है वो लोग ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपका अजम्पशन थोड़ा सा वैलिड होना चाहिए।
नेक्स्ट है डिलिमिटेशंस। ओके, तो आपने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया है तो आपके स्टडी के लिए लिमिट्स क्या रहेंगे। तो आवर स्टडी इज़ लिमिटेड टू द चिल्ड्रन हु आर स्टडिंग इन सिलेक्टेड स्कूल्स ऑफ पुणे सिटी। ओके, तो आप पुणे के बाहर कोई भी सिटी में ये स्टडी नहीं करोगे, और आपका जो चिल्ड्रन है वो 10 to 13 ईयर्स के एज ग्रुप में ही रहना चाहिए। आप 14 में भी नहीं करोगे, 9 में भी नहीं करोगे। द चिल्ड्रन हु आर सिक एंड कैन नॉट कम टू स्कूल, जिस दिन आप डेटा कलेक्ट करोगे उस दिन जो भी चिल्ड्रन सिक है और फिर एब्सेंट है तो वो आपके स्टडी से एक्सक्लूड हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो फिर समरी हम देखेंगे। ये जो चैप्टर 1 है इसमें हमको क्या क्या लिखना पड़ेगा। बैकग्राउंड ऑफ स्टडी, नीड ऑफ स्टडी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फिर है ऑब्जेक्टिव्स, ऑपरेशनल टर्म्स एंड लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी। ओके, और फिर अजम्पशन भी लिखते हैं हम। अगर आपको इस वीडियो या फिर पहले वाले वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल डेफिनेटली आंसर। ओके, और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।